ठीक, तो हेडिंग रहेगी पूर्व मौर्य काल, 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 पूर्व मौर्य काल के समय, पूर्व मौर्य काल के समय, पूर्व मौर्य काल के समय विदेशी आक्रमण, पूर्व मौर्य काल के समय विदेशी आक्रमण। कौन? विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। पूर्व मौर्य काल के समय जो विदेशी आक्रमण हुए कौन थे, इसको देखेंगे। तो पहला हम लोगों ने देखा होगा क्या? ईरानी आक्रमण। कौन? ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण। इसी को बोलते हैं पारसियन आक्रमण या पारसी आक्रमण, पारसी आक्रमण। क्या बोलते हैं? पारसी आक्रमण बोलते हैं। ठीक, इसी को पारसियन आक्रमण या ईरानी आक्रमण भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जो पूर्व मौर्य काल यानी मौर्य काल आरंभ होने के पहले जो स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ देखेंगे। छठवीं शताब्दी में, छठवीं शताब्दी में, छठवीं शताब्दी में जो छठवीं शताब्दी चल रही थी, अभी छठवीं शताब्दी में 16 महाजनपदों के उदय को हम लोगों ने देखा। छठवीं शताब्दी में, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखेंगे, ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में यानी बीसी में, ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में हुआ क्या? फारस, फारस, फारस की खाड़ी आप देखे ही हैं, मैप में देखेंगे। एक वंश चला करता था, फारस में वंश था जो था जिसका नाम था हखामनी वंश। कौन सा? हखामनी वंश। हखामनी वंश चलता था कहाँ पर? फारस में। हखामनी वंश और शासक था यहाँ पर जो हखामनी वंश का शासक देखेंगे, शासक जो शासक हुआ करता था वो था साइरस, साइरस। कौन था? साइरस। यानी फारस में एक वंश चला करता था जिसका नाम था हखामनी वंश, जहाँ का शासक कौन था? साइरस था। कौन? साइरस। लिखेंगे, साइरस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। यह पहला आक्रमणकारी, यह पहला आक्रमणकारी था, पहला आक्रमणकारी था जिसने, पहला आक्रमणकारी था जिसने भारतीय प्रायद्वीप यानी दक्षिण भारत वाला क्षेत्र, प्रायद्वीप पर आक्रमण किया था, पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। ठीक, अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यह पहला आक्रमणकारी था कौन? जो साइरस था, यह पहला आक्रमणकारी था जो क्या किया था? जिसने भारतीय प्रायद्वीप पर आक्रमण किया था। प्रायद्वीप, ये तीन चीजें होती हैं, महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप। ध्यान से सुनिएगा। महाद्वीप पृथ्वी की सबसे बड़ी भूभाग, भूभाग का मतलब जमीनी वाला भाग, पृथ्वी की सबसे बड़ी भूभाग इकाई को यानी जमीनी वाले स्थल वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बड़ी भूभाग इकाई को हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक, जो चारों तरफ जल से घिरा हो यानी कोई स्थल भाग है और उसके चारों तरफ जल हो तो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप जो कहलाता है ये इस तरह से तीन तरफ जल से घिरा हो, क्या? जल, एक तरफ क्या हो? स्थल, यानी तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से, तो प्रायद्वीप कहलाता है। तो दक्षिण भारत क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक, तो उसी पे जिसने पहला आक्रमणकारी ऐसा था, फारस से का वंश चलता था, हखामनी वंश, जहाँ का शासक था साइरस। ये पहला एक ऐसा आक्रमणकारी था जिन्होंने क्या किया था? भारतीय प्रायद्वीप पर आक्रमण किया था। आगे देखेंगे साइरस, जो साइरस था इसको मिटाकर देखेंगे तो यहाँ तक ज्ञात हो गया होगा। आगे देखेंगे साइरस
इसी का पुत्र, इसी का पुत्र, इसी का जो पुत्र था, इसी का पुत्र यानी साइरस का पुत्र, ठीक, साइरस, 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 इसी का पुत्र, इसी का जो पुत्र था वो डेरियस, डेरियस, डेरियस प्रथम, डेरियस फर्स्ट, ठीक, डेरियस फर्स्ट था, जिसे बोला जाता है दारा प्रथम। क्या? दारा प्रथम, दारा प्रथम। अभी भारत पर आक्रमण किया, इसका जो समय था वो था 522 बीसी से लेकर 519 बीसी तक, ठीक, 519 बीसी तक। आगे देखेंगे 518 से लेकर 519 बीसी, 518, 19 है ना, तो ये तो कम होगा, ए है 19, ए है 18 के बीच क्या किया इसने सिंध पर आक्रमण किया। इसने कहाँ आक्रमण किया? सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया, ठीक। कब? 519 से 518 ईस्वी के बीच इसने सिंध पर क्या किया? आक्रमण किया। और आक्रमण जो किया सिंध भाग पर, ये सिंध भाग पर जो आक्रमण किया, इसका जो स्रोत मिलता है, स्रोत, इसका स्रोत देखेंगे कहाँ से मिलता है। इसका जो स्रोत मिलता है ये है बेही अस्तून, बेही अस्तून अभिलेख, बेही अस्तून अभिलेख। ये जो बेही अस्तून अभिलेख है, ठीक, ये कहाँ पड़ता है? ये फारस में है। कहाँ है? फारस में, ठीक, फारस में। देखेंगे इसी के तहत, बेही अस्तून अभिलेख के तहत, इसी के तहत जानकारी मिलता है, बेहस्तून अभिलेख के तहत ही जानकारी मिलता है कि जो इसने था, जो कौन, दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट, इसने गांधार की राजधानी तक्षशिला, इसने गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक, तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था, यानी 519 से 518 बीसी में इसने सिंध पर क्या किया? आक्रमण किया। ये स्रोत कहाँ से मिलता है? बेहस्तून अभिलेख से मिलता है, जो कि फारस में। और इसी के तहत ये भी जानकारी मिलती है कि इसने गांधार की राजधानी तक्षशिला पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। कौन? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। आगे देखेंगे फारसियों ने ही, जो पारसी थे या फारसी, फारसियों ने ही फारसी, जो ये फारसी लोग थे या ईरानी लोग थे, जो ईरानी या फारसी लोग थे, ये जो है अपनी भाषा में सिंधु नदी को ये कहा करते थे हिंदू। सिंधु को क्या कहा करते थे? सॉरी, सिंधु को कहा करते थे इंदु। और फिर इंदु से परिवर्तित होकर यहाँ से परिवर्तित हुआ, हो गया क्या? हिंदू।
और हिंदू से आगे चल करके हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्या नाम पड़ गया? हिंदुस्तान। यानी जो फारसी लोग थे ये सिंधु को इंदु कहा करते थे, सिंधु को क्या कहा करते थे? इंदु, और इंदु से परिवर्तित होकर हिंदू हुआ और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। यानी हमारे देश का जो हिंदुस्तान नाम दिया ईरानियों को माना जाता है। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा आगे कौन, किसने लिखा है? ठीक, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा है। यही लिखा है ना कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। आगे देखेंगे इसी के द्वारा जो दारा प्रथम था, दारा प्रथम भारत में सबसे पहले रजत मुद्राएं, ठीक, रजत होता है ना, कान से स्वर्ण और रजत, स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई। और जो ये स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई इन्हीं को कहा जाता था, रजत मुद्राओं को कहा जाता था सोगदोई। क्या कहा जाता था? सोगदोई कहा जाता था। किसको? रजत मुद्राओं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आगे देखेंगे और जो स्वर्ण मुद्राएं चला करते थे, स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, जो स्वर्ण मुद्रा थी इसको कहा जाता था डेरिक। क्या कहा जाता था? डेरिक। क्या कहा जाता था? डेरिक कहा जाता था। आगे लिखेंगे ईरानियों के आक्रमण के बाद से ही भारत में खरोष्टी लिपि, एक लिपि है जिसमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं। खरोष्टी लिपि, कोष्टक में इसी को बोलते हैं आरमाइक लिपि का प्रयोग माना जाता है। यानी ईरानियों के आक्रमण के बाद से भारत में जो खरोष्टी लिपि है इसका आविष्कार माना जाता है, यानी प्रयोग माना जाता है। आगे देखेंगे विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख, विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख, हमने अभिलेख को बताया 3 प्रकार के होते हैं। एक शिलालेख जो पत्थर की शिलाओं पर लिखा गया, दूसरा स्तंभ लेख जो कि किस पे लिखा गया? पत्थरों के स्तंभों पर, तीसरा गुहा लेख जो गुफाओं में लिखा गया। फारस जो मिला वो था बोगजोई अभिलेख। समय थी 1400 BC के आसपास, 1400।
यानी भारत विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? फारस है, बोगजोई अभिलेख, जो कि खरोष्टी लिपि में है। किसमें है? खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि जैसे हम लोगों की देवनागरी लिपि है उसी प्रकार उनकी भी लिपि थी, खरोष्टी लिपि। और याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा और प्राचीनतम अगर पूछा जाएगा, बड़ा विश्व का मतलब भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप, लेकिन अगर प्राचीनतम पूछा जाएगा तो केसरिया स्तूप है भारत में। कहाँ पड़ता है केसरिया स्तूप? बिहार में। आगे देखेंगे इसमें इसी डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट से, दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट से ही अशोक प्रभावित होकर अभिलेख, अशोक जो था प्रभावित होकर क्या किया? अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू की। क्या शुरू की? अभिलेख लिखवाने की क्या की? प्रथा शुरू की। ठीक, यानी जो दारा प्रथम था अशोक से प्रभावित होकर क्या लिखवाया? अभिलेख लिखवाने की प्रथा यहीं से शुरुआत कर लिया। और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? विश्व का बोगजोई अभिलेख है। भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख केसरिया स्तूप, ठीक, केसरिया है स्तूप को माना जाता है। और विश्व का सबसे प्राचीनतम स्तूप जो माना जाता है और भारत का सबसे बड़ा स्तूप वो है कहाँ? सांची का स्तूप है। ठीक, आगे हम देखेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में। कौन सा आक्रमण? यूनानी आक्रमण। जो दूसरा आक्रमण होगा पूर्व मौर्य काल में वो था यूनानी आक्रमण। कौन सा? यूनानी आक्रमण। कौन सा आक्रमण? यूनानी आक्रमण। कौन सा? यूनानी आक्रमण। ठीक, यूनानी आक्रमण। जो यूनानी आक्रमण है इसमें देखेंगे वो था, जो यूनानी आक्रमण करने वाला व्यक्ति था वो था सिकंदर महान। कौन? सिकंदर महान। कौन? सिकंदर महान। ठीक, सिकंदर महान यूनानी आक्रमणकारी था। आगे देखेंगे क्या था? ये था यूनान जगह थी, जगह का नाम है यूनान। ठीक, अभी यूनान में एक स्थान था यूनान में एक स्थान था मकदूनिया। यूनान में एक स्थान था कौन सा? मकदूनिया। और मकदूनिया का जो शासक हुआ करता था वो था फिलिप। कौन? फिलिप। क्या था? शासक था। कहाँ का? मकदूनिया का। कौन? मकदूनिया का शासक कौन था? फिलिप था। ठीक, और इसी फिलिप का बेटा कौन था? पुत्र सिकंदर महान था। कौन था? सिकंदर महान था। ठीक, सिकंदर महान इसका पुत्र था। ठीक, किसका? फिलिप का। आगे देखेंगे सिकंदर महान के बारे में। यहाँ तक हमें पता हो गया तो सिकंदर महान के बारे में देखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक, तो देखेंगे सिकंदर महान के विषय में देखेंगे। सिकंदर महान के बारे में देखेंगे। जो था सिकंदर के इसके जो गुरु माने जाते हैं वो थे अरस्तु। कौन? अरस्तु। ये बायोलॉजी के भी जनक हैं और पॉलिटी के भी जनक माने जाते हैं। कौन? अरस्तु। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। ठीक, 326 ईसा पूर्व बीसी में मकदूनिया का शासक बना। मकदूनिया का शासक बना कौन? सिकंदर महान। मकदूनिया का शासक बना कब?
326 बीसी में। कब? 326 बीसी में मकदूनिया का शासक बना। कौन? सिकंदर महान। जो सिकंदर महान था वो 326 में मकदूनिया का शासक बना और इसका सेनापति था, सेनापति लिखेंगे सेनापति। सेनापति का मतलब जो सेना का क्या करता हो? नेतृत्व करता हो। सेनापति था सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटस, कहीं कहीं निकेटस लिखा जाता है, कहीं कहीं निकेटर। ठीक, तो सेल्यूकस निकेटर और निकेटस भी देता है, तो उसको आप समझते रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे लिखेंगे 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में यह 29 वर्ष की आयु में यह पूरे विश्व का विजेता बन गया था, का विजेता बन गया था, विश्व का विजेता बन गया था। कौन? सिकंदर। यही 29 वर्ष की आयु में विजेता हुआ। इसके बाद जब इसकी मृत्यु होती है तो इसने, जब इसकी मृत्यु हुई तो इन्होंने कहा कि जब मुझे कब्र में दफनाया जाए तो मेरा दोनों हाथ बाहर रखा जाए ताकि इस दुनिया जाने कि पूरी दुनिया को जीतने वाला भी खाली हाथ गया है, यानी जो खाली हाथ आया है उसको खाली हाथ जाना है। ठीक, और इन्होंने कहा कि मेरी जो अर्थी उठाई जाएगी वो जो डॉक्टर इलाज किए हैं वही लोग उठाएंगे, ताकि दुनिया को ये लगे कि जो लोगों को डॉक्टर हैं वो लोग भी इनको, यानी जब मृत्यु आती है तो उसे बचा नहीं सकते हैं। ठीक, आगे और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमने संपत्ति अर्जित किया है, जब हमारी अर्थी चलेगी तो उसके साथ सब कुछ रास्ते पर गिराया जाएगा ताकि दुनिया वालों को लगे कि कोई काम की चीज नहीं है। 13 सिकंदर महान, इसके गुरु थे अरस्तु। 326 में मकदूनिया का शासक बना और इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर रहा। इसको याद रखेंगे, आगे इसका काम है सेल्यूकस निकेटर का। ठीक, जो राजदूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा। और 29 वर्ष की आयु में यह पूरी विश्व विजेता बन गया था। क्या बन गया था? विश्व का विजेता बन गया था। यानी पूरी दुनिया को क्या किया था? जीत लिया था। आगे इसके बाद देखेंगे सिकंदर महान में यूनानियों ने ही जो यूनानी थे, यूनानियों ने ही जो यूनानी थे ये सिंधु को अपने यूनानी भाषा में इंडस बोला करते थे। क्या बोला करते थे? इंडस। ठीक, इंडस बोला करते थे सिंधु को इंडस, और इंडस से निकल गया क्या? इंडिया। इंडस से इंडिया। वो है ना, धीरे धीरे अमूल्य दूध पीता है इंडिया, धीरे धीरे आगे बढ़ता है मेरा इंडिया। वो भले घटिया दूध पिला रहे हैं वो डिटर्जेंट वाला, लेकिन बस है। तो इंडिया, जो भारत को इंडिया नाम मिला है, ये यूनानियों ने दिया था। कौन? यूनानियों ने। यहीं से आगे लिखेंगे, यहीं से क्या है? भारत को इंडिया नाम मिला है। आगे देखेंगे, किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होने पर आप हमसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे लिखेंगे तीसरी शताब्दी जब तीसरी शताब्दी चल रही थी तो तीसरी शताब्दी में सिकंदर ने भारत में प्रवेश करने के लिए फारस पर आक्रमण किया, क्योंकि उधर से यूनान से आने के लिए वही एक रास्ता ही था। ठीक, कि फारस की खाड़ी से होकर आया। तो उन्होंने फारस पर पहले आक्रमण करते हुए फारस पर आक्रमण किया तथा डेरियस
थर्ड को डेरियस थर्ड को पराजित किया, डेरियस थर्ड को क्या किया, पराजित किया। और भारत में खैबर दर्रे से और भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जो सिकंदर भारत आया था किससे आया था, तो याद रखेंगे किसे, खैबर दर्रा से। दर्रा क्या होते हैं, पहाड़ों के बीच जो प्राकृतिक मार्ग है, भूकंप के कारण या स्थलाकृति को काट करके जो आने जाने का इस पार से उस पार स्थान बनाए गए पर्वतों के बीच या पहाड़ों के बीच, तो वो दर्रे कहलाते हैं। खाने वो जो जानवरों को दिया जाता है वो गेहूं वाला दर्रा नहीं, ये दर्रे प्राकृतिक मार्ग होते हैं जिसको पहाड़ों को पर्वतों को काट कर बनाया जाता है। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है दर्रा, जिसे प्रवेश किया था। तो 3री शताब्दी का समय था और सिकंदर भारत में प्रवेश करने के लिए पहले फारस पर आक्रमण किया, यानी फारस की खाड़ी को साफ करते हुए डेरियस थर्ड को पराजित किया, वहां का शासक था। फिर भारत में खैबर दर्रे से, यानी जो भारत के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, उसको क्रॉस करते हुए कहां पर आया, वो भारत में प्रवेश किया। आगे की तरफ हम देखेंगे, आगे की तरफ देखेंगे सिकंदर के आक्रमण में, आगे की तरफ देखेंगे हम। इसमें भारत पर रीडिंग डालेंगे, भारत पर प्रथम आक्रमण, भारत पर प्रथम जो आक्रमण हुए इसको देखेंगे। ये तक्षशिला पर किया, कहाँ, तक्षशिला, क्योंकि अधिकतर जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला था, और व्यापार के लिए भी क्या था, गांधार प्रदेश की राजधानी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और यहीं पर शास्त्र वगैरह सब कुछ रखे गए थे। तो इन्होंने इस पर पहले आक्रमण करके यहाँ पर नष्ट किया, तक्षशिला पर आक्रमण किया। तत्कालीन शासक यहाँ का जो था, लिखेंगे तत्कालीन शासक, यहाँ का तत्कालीन जो शासक था इसको देखेंगे। तत्कालीन शासक जो था आम्भी, कौन था, आम्भी था। कौन, आम्भी, तत्कालीन शासक आम्भी था। स्थान, फिर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। स्थान था, ये था झेलम नदी, जो झेलम नदी है, इसका नाम हमने देखा होगा क्या था, बीतस्ता नदी, इसका प्राचीन नाम था झेलम नदी का बीतस्ता नदी। और यहाँ पर क्या हुआ, युद्ध हुआ, और जो युद्ध हुआ इसी को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, बीतस्ता को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइडे स्पीच। क्या, हाइडे स्पीच, क्या कहा जाता है, हाइडे स्पीच। ठीक, उसी समय क्या हुआ आगे देखेंगे। आम्बे, ये सब मिल करके और एक पंजाब का शासक हुआ, ठीक, राजा पोरस, जिसने मिल करके शासन की युद्ध लड़े, ठीक। प्रथम आक्रमण हुआ उसी समय, ठीक, पंजाब का शासक था, क्योंकि ये दोनों सटे थे, गांधार, तक्षशिला और सिंध प्रांत, पंजाब, ये सब सटे हुए थे। पंजाब का शासक, सबसे महान शासक था पोरस, राजा पोरस था, ठीक है, राजा पोरस। अब जो कि पौरव वंश से था, इसको भी लिख लेंगे, पौरव वंश का राजा था। कहाँ का, पौरव वंश का। कौन, राजा जो पोरस था पौरव वंश से था, क्या था, शासक था, ठीक। आगे देखेंगे इसमें 326 में इनके बीच युद्ध लड़ा गया, 326 बीसी में युद्ध लड़ा गया, जिसका नाम दिया जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध या बीतस्ता का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध,
ये यूनानी भाषा में नाम है झेलम नदी का, ठीक ना, जिसे बीतस्ता का युद्ध भी बोलते हैं। इसको यार जरूर ध्यान में कि यार नोट कर लीजिएगा, बीतस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध या बीतस्ता का युद्ध, इसी को बीतस्ता बोलते हैं, बीतस्ता का युद्ध, ठीक, बीतस्ता का युद्ध, इसको जरूर नोट करेंगे। बीतस्ता का युद्ध दो लोगों के बीच हुआ, एक सिकंदर के बीच हुआ, एक सिकंदर और दूसरा पोरस, राजा पोरस के बीच हुआ। ऐसा माना जाता है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है, सिकंदर को विजयी माना जाता है और राजा पोरस को माना जाता है कि राजा पोरस हार गया और सिकंदर विजयी हो गया। और जब सिकंदर विजयी हो गया तो राजा पोरस की मतलब बल को, पराक्रम को देख करके सिकंदर ने क्या किया, बड़ा खुश हुआ और बाद में उसकी सेनाओं को, उसके राजपाट को क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। लेकिन कुछ लोगों ने मानते हैं कि जो हाइडे स्पीच या इस नदी के किनारे हो रहा था युद्ध, कहाँ गया, जब हाइडे स्पीच बीतस्ता झेलम के किनारे युद्ध हो रहा था, किससे, सिकंदर से और पोरस के बीच, तो राजा जो सिकंदर था, इसकी सेनाएं, उसमें इसकी तोपें फंस गई और तोपें जब फंस गई तो राजा पोरस ने अपनी, जब पराजय हो गई, युद्ध रुका और जब घर गए तो राजा पोरस ने क्या किया, अपनी सेनाओं से निकलवा कर उसकी तोप को वापस करवा दिया। तो इससे जो राजा सिकंदर था वो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के पोरस का पूरा साम्राज्य ही क्या कर दिया, वापस कर दिया। लेकिन ये विदेशी इतिहासकार जो है, जो अपने किताबों में जो लिखे हैं, वो बताते हैं कि नहीं, सिकंदर नहीं जीता था भारत को राजा पोरस से, भारत को तो जीता था लेकिन राजा पोरस से नहीं जीता था, उससे बराबरी का आयाम आया था। लेकिन हमारे भारत के इतिहासकार मानते हैं, बताते हैं कि सिकंदर विजयी हुआ, पोरस हार गया, ठीक। तो इसमें कंफ्यूजन की बात है। अब जो भी है, किताबों में तो यही मिलता है कि सिकंदर विजयी हुआ और राजा पोरस क्या हुआ, पराजित हुआ। तो ये चीजें हैं। और राजा पोरस के बल पराक्रम को देख करके उसने क्या किया था, सारी चीजों को लौटा दिया था, इसके राजपाट। तो इसके बल पराक्रम को देख करके जब लौटा दिया तो फिर आगे चल करके इन्होंने क्या किया, शासन किया अपना राजा पोरस। सिकंदर फिर वापस चला गया। और सिकंदर कहाँ वापस गया, अब उसी को देखना, लिखेंगे आगे। इसके बाद, इस युद्ध के बाद, इसके बाद इसने आगे अपने साम्राज्य का, जो सिकंदर था, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु आगे थी ब्यास, जिसका नाम था बिपाशा, प्राचीन नाम ब्यास नदी, बिपाशा नदी। ब्यास नदी के को पार करने से इसकी सेना इनकार कर दी, थक गई थी, इनकार कर दी। फिर इसके बाद यहीं से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, किस नदी को, ब्यास नदी को वापस। और इसी अभियान के दौरान सिकंदर ने 2 शहरों को बसाया था, ठीक, उसको देखेंगे। इसी अभियान के दौरान सिकंदर ने 2 शहर बसाए, ठीक। इस अभियान के दौरान सिकंदर 2 शहर बसाया। जो ये 2 शहर बसाया कौन कौन से थे देखेंगे इसमें। पहला था अपने घोड़े के नाम पर बहु, ये था बहुकेफला, ये अपने घोड़े के नाम पर रखा था, बहुकेफला, ठीक, घोड़े के नाम पर, यही पंजाब और सिंध प्रांत के क्षेत्र में। और दूसरा जो था एक निकया
निकया जो बसाया, ये आज दक्षिण भारत में पड़ता है। विजयनगर का साम्राज्य, हम्पी का अभिलेख, ठीक, विजयनगर साम्राज्य। यहाँ तक रहा। आगे देखेंगे, यह अपना सारा कुछ जो क्षेत्र विजित किया था, राजपाट किसको सौंप दिया? अपने सेल्यूकस निकेटर को, अपने सेनापति को सौंप कर वापस कहाँ चला गया? वापस चला गया बेबीलोन। सेनापति को अपना सब कुछ सौंपा और वापस कहाँ चला गया? वापस बेबीलोन चला गया, जहाँ से उधर क्षेत्र से आया था। बेबीलोन चला गया। और जब बेबीलोन चला गया तो फिर इसकी जो मृत्यु है, गले के बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। 323 BC में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक। 33 वर्ष की आयु में, 29 में विश्व विजेता बना 33 वर्ष में, और 33 वर्ष में मर गया, ठीक। जन्म इसका कहाँ हुआ था? मकदोनिया। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। मकदोनिया कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। कहाँ? यूरोप में, ठीक। आगे मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन, बगदाद। इधर लिख लीजिएगा, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पड़ता है? बगदाद, सऊदी अरबिया वाले क्षेत्र में बगदाद, जहाँ पर खलीफा हुआ करते थे। अंतिम संस्कार, इसका जो अंतिम संस्कार हुआ, ठीक, वो हुआ था सिकंदरिया नामक स्थान पे। सिकंदरिया में इसका अंतिम संस्कार हुआ, जो पड़ता है अफ्रीका में, ठीक। यही एक ऐसा शासक है जिसका जन्म मकदोनिया में हुआ, ठीक, और गया कहाँ? बेबीलोन में मरा, और फिर इसके बाद अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तीसरे स्थान पर हुआ, सिकंदरिया। ये रहे पूर्व मौर्य काल के 2 विदेशी आक्रमण, ईरानी आक्रमण या फारसी आक्रमण, और दूसरा हमने देखा यूनानी आक्रमण। अब आगे की कहानियों में जो हम देखेंगे, आगे की कहानी में वो देखेंगे 6ठी शताब्दी के समय में जो आंदोलनों के, धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ या धार्मिक जो चले हैं, ठीक, कार्यकाल, उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, ठीक, इस्लाम धर्म, इन धर्मों के बारे में देखेंगे, वैष्णव धर्म के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पढ़िए, ठीक। सफलता बहुत जरूरी है पाना आज के समय में। अगर सफल नहीं होते हैं, आपके पास कितना हो ज्ञान है, दुनिया आपको कुछ नहीं मान सकती। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक दूसरे को भी बताएं बेहतरीन कंटेंट के लिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद, प्रणाम।